तो भाई सुधांशु त्रिवेदी जी की एक डिबेट है जो संसद भवन यानी कि लोकसभा में है। और उसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि लगभग 4 दिन से इधर टावर बिल्कुल नहीं है। तो सिग्नल पूरी तरह लॉस थे, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च भी नहीं किया। और जो मेरे को पता है कि यही है कि जो एजुकेशन के बारे में जो बिल आ रहा था, तो उसके विरोध में फिर से जो विपक्ष है वो तैयार हो गया है। तो इसका फुल खुल के विरोध कर रहा है विपक्ष। तो इसमें जो आगे कहेंगे वो सुधांशु त्रिवेदी जी कहेंगे। मैं आज जब इस विषय पे मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो मेरे मन में संवेदना भी है और वेदना भी है। संवेदना उन छात्रों के प्रति और वेदना उस पे हो रही दुखद राजनीति के प्रति। माननीय सभापति महोदय, जैसे अभी झा साहब ने बोला था कि उनका स्टेक है, तो इस सदन में मैं एक नेता के रूप में नहीं, एक सांसद के रूप में नहीं, मैं इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करके बने हुए एक छात्र के रूप में और बाद में इंजीनियरिंग के शिक्षक के रूप में, मैंने छात्र और शिक्षक दोनों रूपों में बच्चों के उस भाव को अनुभव किया है कि अगर उनको लगता है कि उनकी परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गई तो उनके मन का क्या भाव होता है, यह मैंने अनुभव किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस जमाने में हमने एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम आईटीज के, जिस जमाने में राजीव गांधी जी थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ इंग्लिश का एग्जाम होता था। और जब तक इंग्लिश क्वालिफाई ना करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कॉपी नहीं जसती थी। तमाम बच्चे इसलिए नहीं आ पाते थे, और अगर वो सिलेक्ट हो जाए तो वो छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो घबरा जाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग थे, मगर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 13 भाषाओं में एग्जाम होता है और 13 भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और आज जो युवा पीढ़ी है, तरुणाई है, वो आज नई ऊंचाइयों पर जा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया, फिजिक्स ओलंपियाड में हमने ज्वाइंट रूप में सही 5 गोल्ड मेडल पाकर टॉप किया। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। आप अगर देखें तो अभी स्काई रूट कंपनी ने भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट विक्रम-1 लॉन्च किया, और जिसकी एवरेज एज 28 साल है। और यह भी याद करिए, इस समय हमारे बच्चों के, युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश डोमराजू, जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना। वो देवव्रत महेश रेखे, जिसने 19 साल की उम्र में दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का करके दिखा दिया। यह है हमारी एक्चुअल जेन जी की प्रतिभा, और इस प्रतिभा को निखारने और संवारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और वो कितनी संवेदनशील है, उसका प्रमाण उपसभापति महोदय यह है कि हमारे इसी सदन के नेता माननीय नड्डा जी और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दोनों गए और उन्होंने सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के अलंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आमरण अनशन हुआ था 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टाभी श्रीरामुलु ने। किस लिए? कि आंध्र को अलग किया जाए। मगर सभापति महोदय, 15 दिसंबर 1952 तक और उनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन में, मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रोगी थी। यह दिखाता है कि कितनी संवेदनशीलता थी और कितना। फिर हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया, कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया, मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया, और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। मगर सभापति जी, मैं समझ नहीं पाता हूं, हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रिलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है, एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा? सर, अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती। हम आज लीडर बन के खड़े होते हैं। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं, और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते। हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और
इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। विच आई कैन से इन इंग्लिश, वी आर हैविंग अ सेंसिटिव अप्रोच, सिक्योर प्रोसेस एंड स्ट्रिंजेंट लॉ। सो SSS इज अवर मेन मोटो, हाउ टू एंश्योर दीज थिंग्स। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल यानी वैधानिक पक्ष और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर। मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है। तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी 2 नए संशोधन किए गए हैं जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी है। और पहले प्रावधान यह था कि केवल सेंट्रल एजेंसीज करेंगी, अब स्टेट्स को इंपावर किया है कि वो चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बना सकते हैं और उसे भी 2 महीने के अंदर जांच देनी होगी। यानी स्टेट्स को भी पावर दिया है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था भी की है। परंतु सभापति महोदय, जांच कितनी भी द्रुत गति से हो, जब तक न्याय द्रुत गति से ना हो तो भी समस्या होती है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग करेंगे और इसके लिए कोई भी राज्य या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा के ऊपर डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन कर सकेगा। परंतु सभापति महोदय, कई बार न्याय में बीच में लोग लूपहोल निकाल लेते हैं, तो यह भी व्यवस्था की गई है यदि कोई कानूनी दांवपेच निकालकर बचना चाहे तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स के आदेश या निर्णय को चैलेंज करना चाहे तो उसे हाई कोर्ट में 2 जजेस बेंच में ही जाना पड़ेगा और उस अपील का डिस्पोजल 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। यानी हर प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस विधेयक में पेपर लीक पर कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय, तीनों का ही समस्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं।